हाँ, राइट ऑन कंटेंट। कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, दैट इज मेंट फॉर पेपर 1। तो 1 बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स है, इन सेमेस्टर 2 इट इज़ इंटरमीडिएट एंड इन सेमेस्टर 3 इट इज़ एडवांस्ड। क्लियर? मैथमेटिकल मेथड्स आपके 3 सेमेस्टर में, फर्स्ट में ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी जिसे मैंने 1 इंडिकेट कर रखा है, यदि 2 इंडिकेट होगा दैट इज़ इंटरमीडिएट एंड 3 इंडिकेट फॉर एडवांस्ड। तो सेमेस्टर 1 के लिए हमने 1 इंडिकेट कर रखा है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी। क्लियर? इंट्रोडक्टरी में आपके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपके लिए पुटअप किए, जैसे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में है आपका फंक्शंस, लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशंस। ये यानी कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को क्लियरली इंडिकेट किया हूँ जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, देन लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे आपके। क्लियर? तो यूनिट नंबर 1 बेसिकली फंक्शंस एंड लॉजिक मेन टॉपिक आपकी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट आपकी यूनिट नंबर 2 की है। क्लियर? दैट इज लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, approximation, growth rates, clear, and elasticities। ये टॉपिक मैंने एक समराइज करके आपके लिए लिख दिया कि लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अप्रॉक्सीमेशन, ग्रोथ रेट्स एंड इलास्टिसिटीज। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट हैं इसके अंदर जो आपको कवर अप लेने, लेकिन एक रफ आइडिया मैंने यूनिट नंबर 2 का लिख दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी ज़्यादा कंटेंट वो आपको यही मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, मैक्सिमम कंटेंट यूनिट नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में है आपकी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यू हैव टू डू मैक्सिमा मिनिमा। क्लियर? मैक्सिमा मिनिमा में दोनों होंगे, लोकल मैक्स, लोकल मिन एंड अब्सोल्यूट मैक्स, अब्सोल्यूट मिन, दोनों कवर करने हैं आपको। मैक्सिमा मिनिमा जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे आपके, लोकल मैक्स, लोकल मिन, अब्सोल्यूट मैक्स, अब्सोल्यूट मिन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस। ठीक है? तो ये मेन टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिख दिए। 3 यूनिट में आपके डिवाइडेड है कोर्स। ठीक है? फर्स्ट यूनिट रादर आपकी नॉलेज को साउंड करेगा कि उसमें टर्म्स को आपको समझना है। यूनिट 2 आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली पार्ट है, और यूनिट नंबर 3 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट 2 क्लियर होने के बाद यूनिट नंबर 3 पे आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। तो मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आपसे क्या कहा, दोनों पार्ट कंसिडर करना है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस। ये 3 यूनिट में आपकी कोर्स है। बुक जो आपको फॉलो करनी है वो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, ये आपकी बुक है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। ऑब्वियसली सिडस्टर हैमंड के नेम से आनी आती है, मैंने ऑथर का नेम लिख दिया है हैमंड। और जो टॉपिक आपको कवर करने हैं उस बुक की चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9, ये आपको कवर करना है जो मैंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया। अब रही बात जो सेमेस्टर 1 में एमएमई है या सेमेस्टर 2 या 3 के अंदर आपको मिलेगी, उसमें एक बेसिक डिफरेंस जो आपको समझनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ आपकी क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे और जो आपके बुक में, तो ये ध्यान रखिएगा बुक आपकी एक रेफरेंस है। क्लियर? रेफरेंस का मतलब वो टॉपिक्स वो इंडिकेट करेगा जिससे क्वेश्चंस आएंगे, बुक से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर? ये आप जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन पूछोगे रादर अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो या जो भी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर? तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि बुक से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर? बुक आपकी रेफरेंस हुई, वो रेफरेंस से जो भी उस रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है रादर आपके स्टैंडर्ड का है। क्लियर? तो ये यानी कि बुक तो आपको एज इट इज करनी करनी, उसके अलावा 20 to 25% क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने। ठीक है? क्लियर? वो क्वेश्चंस जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे, एक्स्ट्रा में ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो। क्लियर? इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज से कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो वो भी, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो जब तक आप वो क्वेश्चंस नहीं करते तब तक आप ऑब्वियसली इस पेपर में एक्सेल नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ऑब्वियसली एमएमई वाले पार्ट में देखी गई। तो रीज़न उसके पीछे एक तो बेस का स्ट्रॉन्ग नहीं होना, और दूसरा रादर कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होना।
ये मेन रीजंस हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक बात और ध्यान रखिए जो मैं आपसे कहूँगा कि सीबीएसई और यहाँ जो पेपर होता है, मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर रादर एमएमई या और भी पेपर्स मिलेंगे आपको, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि सीबीएसई में एज इट इज़ पास्ट ईयर से क्वेश्चंस आते हैं, भाई जो पास्ट ईयर है उसी के पैटर्न पे अभी आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली पास्ट ईयर इन जनरल आपकी एक रेफरेंस हुई, क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट ही हो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को, इसलिए आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा। जितने आपके कंसेप्ट्स थॉरो होंगे उतने क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए जब भी हम कोई क्वेश्चंस को करें तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप उसके फंडामेंटल्स को ढंग से समझना है आपको, क्लियर। जब तक आप फंडामेंटल क्लियर नहीं करते तब तक वो प्रॉब्लम वाला एरिया। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्वियसली फंक्शंस। सो पुट द हेडिंग फंक्शंस। हेडिंग पुट करो फंक्शंस। हाँ, राइट डाउन डेफिनेशन। लिखिए लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी sets. Let capital A and capital B are two non-empty sets. देखो नेक्स्ट लाइन F A to B, हम इसे रीड करते हैं F is a function from A to B. Sometimes we call it F is a mapping from A to B. ठीक है, F is a function from A to B. Sometimes we call it F is a mapping from A to B, and sometimes we call it F is a correspondence from A to B. So either you can use word mapping or function or correspondence. Write down if each element of A, each element of A must be associated with unique element of B. Unique element of B. क्या लिखा आपने? If each element of A must be associated with unique element of B. Each का मतलब one, each का मतलब ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, और यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट। यहाँ आप इंडिकेट करना चाहो तो इंडिकेट कर लो वन एंड ओनली वन एलिमेंट, मतलब ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ होना चाहिए। क्लियर? तब तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सेट ए में है हमारा 1 2 3 4, और सेट बी में 5 6 7 8। मैंने सेट ए में लिया 1 2 3 4 और सेट बी में लिया है 5 6 7 8। मैंने 1 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दी, 2 की एसोसिएशन 5 के साथ कर दिए, 3 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दिए, 4 की एसोसिएशन 7 के साथ कर दिया। 1 6 के साथ अटैच्ड है, 2 5 के साथ अटैच्ड है, 3 6 के साथ अटैच्ड है, 4 7 के साथ अटैच्ड है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इज इट अ फंक्शन, तो जैसे ही आपसे पूछे कि फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ए का ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के किसी न किसी मेंबर के साथ होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया,
ठीक है, तो आपको मालूम है ए का हर एक मेंबर बी के साथ अटैच्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात, वो एसोसिएशन आपकी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, मतलब दो मेंबर की एसोसिएशन, जस्ट अ मिनट, मतलब जो एसोसिएशन होना चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, रादर वन एंड ओनली वन होना चाहिए। तो मुझे बताइए वन के एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6 के साथ। वन के एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6 के साथ है, ऑब्वियसली ये यूनिक है। 2 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 5 के साथ है, ये भी यूनिक है। 3 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6 के साथ है, ऑब्वियसली ये यूनिक है। 4 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 7 के साथ है, ये भी आपकी यूनिक है। तो ये यानी कि ए का ईच मेंबर बी के सिर्फ एक और एक मेंबर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। बी के सिर्फ एक और एक मेंबर के साथ अटैच्ड होना चाहिए, मतलब रादर एफ ऑफ 1 की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ 1 की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 6 के साथ भी अटैच हो रहा है, 7 के साथ भी अटैच हो रहा है, उस केस में फंक्शन नहीं होगा। मतलब एफ ऑफ 1 की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एफ ऑफ 2 की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एफ ऑफ 3 की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एफ ऑफ 4 की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यदि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रही है तो ऑब्वियसली ये आपकी फंक्शन है। सो राइट डाउन फंक्शन। ये आपकी फंक्शन। अब रही बात, हम इसे कहते हैं फंक्शन का डोमेन, और इसे कहते हैं फंक्शन का कोडोमेन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेन और दिस वन इज कॉल्ड कोडोमेन। रही बात 5, 6, 7, रादर एसोसिएटेड मेंबर्स, ये आपकी होगी रेंज। जो भी मेंबर एसोसिएटेड है सेट ए के एलिमेंट के साथ वो आपकी ऑब्वियसली रेंज है। यहां नोट लिखिए, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या फिर उसके अंदर कंटेन्ड होगा। ऑब्वियसली ये केस कंटेन्ड का है, ठीक है, यहाँ रेंज कोडोमेन के अंदर कंटेन्ड है, तो समटाइम्स इक्वल समटाइम्स कंटेन्ड, इसलिए हम जो भी चीज़ें होती है उसे कहते हैं सबसेट। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन नोट नंबर 2, यदि आपकी एफ ए टू बी फंक्शन है तो ए आपकी ऑब्वियसली डोमेन है और बी आपकी कोडोमेन। एफ आपकी डोमेन है, बी क्या है? कोडोमेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। राइट डाउन इन सेट ए इट इज 1 2 3 4 एंड सेट बी इट इज 5 6 7 8। मैंने 1 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दी, 2 की अटैचमेंट मैंने 5 के साथ कर दिया, 3 की अटैचमेंट 6 के साथ कर दिया, 3 की अटैचमेंट 7 के साथ कर दिया, 4 की अटैचमेंट 8 के साथ कर दिया। यदि आपका क्वेश्चन होता है कि इज इट अ फंक्शन, तो फंक्शन के लिए सबसे पहले सेट ए का ईच मेंबर सेट बी के किसी न किसी मेंबर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो पहले तो ईच का क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाइड है क्योंकि सेट ए का हर एक मेंबर बी के किसी न किसी मेंबर के साथ अटैच्ड है। अब रही बात क्या वो अटैचमेंट यूनिक है, तो 1 की अटैचमेंट ओनली 6 के साथ है, ये यूनिक है। 2 की अटैचमेंट ओनली 5 के साथ है, ये भी यूनिक है। 3 की अटैचमेंट 6 एंड 7 के साथ है, मतलब एफ ऑफ 3 6 भी है, एफ ऑफ 3 7 भी है। ये यूनिकनेस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही। ऑब्वियसली ये जो दो मेंबर्स के साथ अटैच्ड है इसी के कारण ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? और एफ ऑफ 4 ऑब्वियसली 8 है, ये यूनिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन जो होनी चाहिए वो 100% फिट होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 ने इस डेफिनेशन को डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने के कारण ये आपकी फंक्शन नहीं है।
राइट डाउन नॉट अ फंक्शन। क्लियर, ये आपकी फंक्शन नहीं है। अब आइए राइट डाउन रिमार्क पुट करो, रिमार्क में लिखो ज्योमेट्रिकली। राइट डाउन ज्योमेट्रिकली। हाँ, ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखेंगे कि कोई भी चीज फंक्शन है या नहीं। क्लियर, तो लिखिए इसके लिए स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन, if a line drawn parallel to, लिखिए parallel to y axis, लिखिए parallel to y axis cuts the graph, cuts the graph at most 1 point, cuts the graph at most 1 point, लिखिए then the given graph, लिखिए then the given graph is a function। क्या लिखा आपने, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक जगह पे कट करनी चाहिए। क्लियर, ज्यादा से ज्यादा, या तो कट नहीं करे या ज्यादा से ज्यादा एक जगह कट करे, उस केस में जो ग्राफ होगी वो बेसिकली आपकी फंक्शन होगी। क्लियर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ये नॉलेज में है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, हैविंग रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0। ड्रॉ करो सर्कल, ठीक है, हैविंग रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0। मैंने इसमें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्रिएट कर दिया अपने कंफर्ट के लिए। क्लियर, तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया। अब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। मैंने ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। आप मुझे बताओ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो कट है वो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? एक से ज़्यादा पॉइंट पे, जबकि कट कितना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो ये यानी कि ये ऑब्वियसली फंक्शन नहीं है, एक से ज़्यादा कटिंग होने पे फंक्शन नहीं होगा, तो लिखिए नॉट अ फंक्शन। राइट डाउन नॉट अ फंक्शन। लेकिन सेकंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको मालूम है ये पैराबोला की इक्वेशन है, y पे स्क्वायर होगा तो सिमेट्री x एक्सिस पे होगी, और x पे स्क्वायर होगा तो सिमेट्री y एक्सिस पे होगी। तो y पे स्क्वायर होने के कारण सिमेट्री x एक्सिस पे होगी। पैराबोला ड्रॉ करो, ये आपकी पैराबोला है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस मैंने अपने कंफर्ट के लिए ड्रॉ कर रखा है। अब आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी जगह कट है? ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स पे कट है, एक ये और एक ये। अब रही बात, एक से ज़्यादा पॉइंट पे जब भी कट होगी तो वो फंक्शन नहीं होगी आपकी। क्लियर? तो ये ऑब्वियसली नॉट अ फंक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन नॉट अ फंक्शन लिख लिया आपने। अब रही बात कि हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल सके कि यूनिकनेस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे सपोज ये वैल्यू 1, ठीक है, तो आप 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गई। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होने पे y की वैल्यू क्या होगी? 2 भी होगी, -2 भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हुआ 1,2 और ये वाला पॉइंट हुआ 1,-2। तो 1 की अटैचमेंट 2 के साथ भी हुई,
-2 के साथ भी हुई। अब आपको मालूम है 2 के साथ भी है, -2 के साथ भी है, तो ये यूनिकनेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रादर से f(1) की 2 वैल्यूज़ हुई, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पे फंक्शन नहीं होता। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का ये रीज़न है कि यदि कट एक जगह होती है तो ऑब्वियसली फंक्शन होगा, ठीक है। कट एक से ज़्यादा जगह पे होगी तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिकनेस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मुझे बताइए, सपोज ये 1 है, तो ये आपकी हो गई 1,2 और ये हो गई 1,-2। ये क्राइटेरिया 1 की अटैचमेंट 2 के साथ भी हुई, -2 के साथ भी हुई, ऑब्वियसली नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब लिखिए थर्ड वन, x² = 4y। ये अगेन आपकी पैराबोला है, ठीक है। ड्रॉ कीजिए पैराबोला, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ करेंगे, कट एक ही जगह होगी। x पे स्क्वायर होने पे सिमेट्री y एक्सिस पे होती है, तो y एक्सिस पे जो हमने पैराबोला ड्रॉ कर रखा वो आपकी पोजीशन। अब लाइन यदि ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली कट एक जगह पे होगी, तो कट यदि एक जगह पे हुई तो ये फंक्शन आपका, लिख लिए फंक्शन। लिखिए फोर्थ वन, y = x³। ये आपका x³ का ग्राफ, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कट ऑब्वियसली एक पॉइंट पे होगी, ऑब्वियसली फंक्शन होगी। y = x³ का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार x1, एक बार x2, एक बार x0, एक बार x-1, एक बार x-2 आप ड्रॉ करेंगे तो रफली आपको पॉइंट सारे मिलेंगे, जिसको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। और वैसे भी ये एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं, आपकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपकी फंक्शन है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे ऑब्वियसली एक जगह कट हो रही है, यानी कि एक ही बार पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसी में देखना है कि वो कितनी जगह कट हो रही। क्लियर। लेकिन फोर्थ वन या फिफ्थ वन, लेकिन फिफ्थ वन, y = e⁻x। e⁻x का ग्राफ ड्रॉ करो और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ऑब्वियसली एक पॉइंट पे कट होगी। e⁻x, जहाँ e की वैल्यू आपकी 2.71 एंड सो ऑन होती है, रफली आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो ex आपकी हो गई। लेकिन 6th वन, y = log x to the base e, that is also called ln x। ln x मतलब n फॉर नेचुरल, नेचुरल लॉग के लिए हम n का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो log x to the base e is also called ln x। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो log x का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ऑब्वियसली कट एक पोजीशन पे, तो कट यदि एक पोजीशन पे है तो ये आपकी फंक्शन है। लेकिन 7th वन, y = मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ की आपकी नॉलेज है ही, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कट एक जगह होगी, ऑब्वियसली ये फंक्शन है आपका। लेकिन 8th वन, लेकिन मॉड y = x। मॉड y = x यदि आपको ड्रॉ करना है तो एक बार आप x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो मॉड y = 0 होगी, तो y = 0 होगी, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हुई आपकी। x की वैल्यू 0 रखने पे मॉड y 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, ठीक है, तो वो पॉइंट आपकी हुई। लेकिन यदि आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो मॉड y = 1, y = ±1,
ठीक है, तो प्लस माइनस वन ऑब्वियसली एक पॉइंट ये हुई, दैट इज प्लस माइनस वन, मतलब x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 1 होने पे y की वैल्यू माइनस 1 भी है, क्योंकि मॉड y इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये पॉइंट आपकी 1,1 और ये पॉइंट आपकी 1,-1, ठीक है। तो ग्राफ का एक पोर्शन आपका इधर जाएगा, ग्राफ का दूसरा पोर्शन इधर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ तो मैंने आपकी ड्रॉ कर दी। अब रही बात ये फंक्शन है या नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज़्यादा कट होगी, तो ये आपकी फंक्शन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 9th वन, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यानी कि ये ऑब्वियसली आपकी सर्कल की इक्वेशन हुई, और सर्कल की इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था फंक्शन नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, आपसे ये टॉप वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। आपको मालूम है अंडर रूट से निकली हुई कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। रादर से अंडर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज +2, नेवर -2। अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, अंडर रूट ऑफ 9 इज +3, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 16 इज +4, नेवर +-4, क्लियर। तो अंडर रूट से निकली हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अंडर रूट से निकली हुई यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब y पॉजिटिव है, तो आप सर्कल इस केस में जरूर ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो सर्कल आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y आपकी पॉजिटिव होती है और एक्स एक्सिस के नीचे y आपकी नेगेटिव होती है। अब आप यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे कट होगा, और कट होने पे ये फंक्शन हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, लेकिन हमें ग्राफ इसका नहीं ड्रॉ करना, ऊपर वाले का ड्रॉ करना। 10th वन, y इज इक्वल टू, यदि ये लिखा हुआ है, अब आपकी y नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ग्राफ बनाते समय अगेन आप सर्कल का ही ग्राफ बनाओगे, लेकिन अब सर्कल का नीचे वाला पोर्शन बनेगा, ऊपर वाला नहीं बनेगा, क्योंकि अंडर रूट से निकली हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो इसलिए नेगेटिव हुई। तो ये आपकी फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन है, फंक्शन नहीं की बात नहीं है ऐसा। तो ये यानी कि ये भी आपका फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। लेकिन यही बात यदि मैं आपको ये लिख के दूं, तो ये पूरा सर्कल बनेगा, प्लस माइनस आते ही पूरा सर्कल आपका बनेगा, और पूरा सर्कल ऑब्वियसली आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये यानी कि तीन बातें मैंने समझाई, इस वाले में अपर पार्ट है, इस वाले में लोअर पार्ट है, प्लस माइनस में दोनों पार्ट, ठीक है। तो दोनों पार्ट में ये फंक्शन नहीं है लास्ट वन, बाकी दो आपके फंक्शंस, ठीक है। यदि आपके नॉलेज में वो बात नहीं है कि अंडर रूट किसी भी नंबर का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नोट में यहाँ क्लियरली लिख ली, लिखिए द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर, या स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव। भाई नॉन नेगेटिव का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव नहीं है, स्क्वायर रूट निकलेगा, ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव निकलेगा। सेकेंड वन, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, नेवर +-2। नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3। क्लियर।
तो ये बात मैंने आपको एक समझाई जिस पे ध्यान देना है। ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मॉडुलस के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी। तो मॉडुलस फंक्शन यदि मैं कभी बता रहा हूँ आपको तो ये बात मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इतनी बातें आपको फंक्शंस के अंदर समझनी है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन वाला दिखा रहा हूँ, आप इसे एक बार देखो। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 आओ। ये यानी कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। क्या लिखा? इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स। लिखना चाहो आप क्वेश्चन कॉपी कर लेना। इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स अ फंक्शन। आपसे ये पूछा जा रहा है। पहले लिखा हुआ है इज द रूल दैट असाइंस टू ईच 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स अ फंक्शन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में गिवन है, ठीक है। अब लैंग्वेज में गिवन है तो यदि आपसे पूछा रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप अपने स्टेटमेंट को रिकॉल करो। क्या मैंने आपको बताया? ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यदि ये क्राइटेरिया इसमें फिट हो रही है तो ऑब्वियसली ये आपकी फंक्शन है, और यदि फिट नहीं हो रही है तो फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो मुझे बताओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यदि सबने एग्जामिनेशन दिया तो ऑब्वियसली सबको मार्क्स मिलेगा। तो सबको मार्क्स मिलने का मतलब ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हुई। क्लियर? बाय 50 स्टूडेंट्स हैं, सबने एग्जामिनेशन दिया, सबके मार्क्स होंगे वहां लिखे हुए, ठीक है। तो सबके यदि मार्क्स होंगे तो एक क्राइटेरिया ईच का है, वो सेटिस्फाइड होती है। क्लियर? अब रही बात यूनिक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है या नहीं। तो आपको ही मालूम है जो मार्क्स एलोकेट होगा रादर से एग्जामिनेशन कॉपी के ऊपर, वो क्या होगा? ऑब्वियसली सिर्फ एक होगा। ऑब्वियसली क्या होगा? सिर्फ एक होगा। क्लियर है बात? भाई जो एलोकेशन होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सीबीएसई में आपको मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, तो आप बताओगे मेरे मार्क्स 90। तो ये 90 का मतलब ऑब्वियसली यूनिक है, ठीक है। लेकिन आप बताते हो कि मेरे मार्क्स 90 भी है, 95 भी है, तो ये यूनिकनेस नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिक का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में सबको मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, और वो जो मार्क्स एलोकेट किए गए होंगे वो सिर्फ एक और एक होगा। जैसे जितने लोगों ने सीबीएसई में मार्क एग्जामिनेशन दिया होगा सबके मार्क्स एलोकेट किए गए होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हुई। अब जो मार्क्स उसके कॉपी पे होगा वो सिर्फ एक और एक होगा, ठीक है। मतलब मैथ्स में उसके 2-3 मार्क्स नहीं हो सकते, ऐसे फिजिक्स में 2-3 मार्क्स नहीं हो सकते, एंड सो ऑन। क्लियर? तो यूनिक का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है। तो यदि ईच और यूनिक दोनों सेटिस्फाइड है तो ये आपकी फंक्शन है। अब रही बात क्या ये फंक्शन 1-1 है, तो 1-1 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली मैं फंक्शन में इंटरेस्टेड हूं कि फंक्शन है या नहीं। तो आप लिख लो, राइट डाउन सॉल्यूशन लिखो। सिंस ईच स्टूडेंट इन अ क्लास, देखिए सिंस ईच स्टूडेंट इन अ क्लास विल गेट यूनिक मार्क्स, देखिए सिंस ईच स्टूडेंट इन अ क्लास विल गेट यूनिक मार्क्स, लिखिए देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, लिखिए देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। रही बात 1-1 है या नहीं, तो वैसे तो मैंने कहा 1-1 मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो 1-1 के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1-1 होने के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है।
अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आपको ही मालूम है कि भाई 90 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है भाई। मिस्टर एक्स को भी 90 आ सकता है, मिस्टर वाई को भी 90 आ सकता है, मिस्टर जेड को भी 90 हो सकता है। 1-1 होने के लिए यहाँ जो होना चाहिए और यहाँ जो होना चाहिए, मतलब यहाँ यदि अलग है तो यहाँ अलग होना चाहिए। तो आपको मालूम है एक्स और वाई के सेम मार्क्स हो रहे हैं, रादर से 90, तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई एक्स वाई जेड सबके यदि 90 हैं तो ये 1-1 नहीं है। हम आगे चल के इसे पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं मेनी वन, इधर से मेनी और उधर से मार्क्स 90, दैट इज 1, मतलब कई लोगों के 90 आए, ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा है कि क्या ये 1-1 है, तो ऑब्वियसली 1-1 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट, इस तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये बेसिकली वो स्टैंडर्ड है जिसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट सही लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसको कॉपी किए इसे, द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। द कर्व इज सिमेट्रिक, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू के, ये आपसे कहा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक का मतलब राइट साइड का कर्व वैसा ही होगा जैसा लेफ्ट साइड का कर्व होगा, क्लियर। जैसे कोई भी कर्व आप ले लो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया पैराबोला, तो x पे स्क्वायर होगी तो सिमेट्री y एक्सिस पे होगी। मैं ऐसे एक आपके लिए कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ये कर्व, तो इसका मतलब जीरो के राइट, सपोज जीरो से हमने एक यूनिट इधर कर लिया, तो जीरो से एक यूनिट ऑब्वियसली 1 होगा, और जीरो के लेफ्ट -1 होगा, तो 1 पे इसकी उतनी ही वैल्यू होगी, क्योंकि कर्व क्या है आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 पे उतनी ही वैल्यू होगी जितनी -1 पे होगी। मतलब आप एक यूनिट राइट जाएंगे तो उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितना एक यूनिट लेफ्ट होने पे मिलेगी। 2 यूनिट राइट होने पे, 2 यूनिट राइट मतलब जीरो के 2 यूनिट राइट, ऑब्वियसली 0 + 2 है, और 2 यूनिट लेफ्ट 0 - 2 है, तो एफ ऑफ 0 + 2 की वही वैल्यू होगी जो एफ ऑफ 0 - 2 की होगी, यदि उस सिमेट्रिकल अबाउट 0 है तो, ठीक है। यदि उस सिमेट्रिकल अबाउट कोई और नंबर होगा तो ये ध्यान रखिएगा दैट नंबर प्लस x की वही वैल्यू होगी जितनी दैट नंबर -x की होगी। जैसे ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि y आपकी एफ एक्स होती है, तो उस केस में 0 के राइट मतलब 0 + 1 की उतनी वैल्यू होगी जितनी 0 - 1 की होगी, 0 + 2 की उतनी वैल्यू होगी जितनी 0 - 2 की होगी, ठीक है। तो ये 0 के अराउंड सिमेट्रिकल है, इसलिए ऐसी बात। यदि वो k के अराउंड सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब f ऑफ k + x की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी f ऑफ k - x की होगी, क्लियर, ठीक है। तो लिखिए राइट डाउन सॉल्यूशन, सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, लेकिन सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k, लिखिए therefore f of k plus x is equal to f of k minus x. f of k plus x is equal to क्या लिखा आपने, f of k minus x। मुझे बताओ हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर, मैं एक बार फंक्शन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो आप नेक्स्ट लाइन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो लिखो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग हो जाएगा
k प्लस एक्स होल स्क्वायर 4k प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू k माइनस एक्स होल स्क्वायर 4k माइनस एक्स प्लस 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बाई के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी इक्वेशन बनेगी। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ k प्लस एक्स रख दो और राइट साइड k माइनस एक्स रख दो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसे ओपन करो, लिखो k स्क्वायर प्लस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 4k माइनस 4x प्लस 5। 5 और 5 आपकी कैंसिल आउट करो, k स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट। नेक्स्ट और कोई कैंसिल आउट हो रहा है? 4k कैंसिल आउट। तो मुझे बताओ क्या रह गया? इधर आ गया 2kx और उधर से 2kx, तो ये आपकी हो गई 4kx। आगे इधर आपकी 4x है, उधर माइनस 4x है, तो ये हो गई माइनस 8x इज इक्वल टू 0। टेक 4x कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्वियसली x तो आपकी 0 होगी नहीं क्योंकि फंक्शन x बेस्ड है, तो x तो 0 होगी नहीं, हमें वैसे भी k की वैल्यू निकालनी। तो ये हो जाएगी k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। आप कैलकुलेशन चेक कर लिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि सब कुछ सही है तो इसका मतलब ये कर्व आपकी सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k है, रादर से x इज इक्वल टू 2 है। लिखिए देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 2। क्लियर? द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ये इंडिकेट करती है कि आपको जो उन्होंने कर्व दिया था वो कर्व आपकी सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ये बेसिकली आपके बुक में क्वेश्चन है, राधा हैमंड में। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे एज इट इज क्वेश्चन नहीं आके वो डिफरेंट फॉर्मेट में आके, तो वो तो आपके एग्जामिनेशन वाली क्वेश्चन थी जो अभी हमने जस्ट कराया। अब ये क्वेश्चन हो, सो दैट पैराबोला की क्वेश्चन उन्होंने दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वन। मतलब वो सीधा कह रहा है इसके अराउंड सिमेट्रिकल। तो आप थोड़ी देर के लिए मानो कि ये आपकी सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k, मतलब ये जो पैराबोला है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k। ठीक है, और k की वैल्यू आपको माइनस b/2a निकालनी होगी। क्लियर? क्वेश्चन पहले समझ लो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन दिस वन है, तो ये यानी कि ये नहीं दिखा, आपको निकाल के दिखाना है इसे। मतलब आप ये सपोज करके करेंगे कि x इज इक्वल टू k के अराउंड सिमेट्रिकल है और k की वैल्यू ये निकाल के दिखाएंगे। तो लिखिए राइट क्वेश्चन, लेट द कर्व या लेट द पैराबोला बी सिमेट्रिकल अबाउट, लिखिए बी सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k, लिखिए सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k, लिखिए देयरफॉर लिखिए देयरफॉर f ऑफ k प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस एक्स होगा। अब आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर, तो ये हो गई k प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी के प्लस एक्स प्लस सी, और यहाँ a इंटू के माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी इंटू के माइनस एक्स प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू माइनस b/2a आएगी। सॉल्व करो उसे,
ये हो जाएगा a इंटू के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, ये आ जाएगी बी के प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगी a इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और हो जाएगी प्लस बी के माइनस बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें से कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, ए के स्क्वायर आपकी कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा आपका, मेरे हिसाब से जो टर्म बचेगा एक तो होगा आपका बी के और बी के कैंसिल आउट, ये अपेरेंटली दिख ही रहा है, सी और सी कैंसिल आउट, ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर कैंसिल आउट, नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सब आपके कैंसिल आउट होंगे। यहाँ बचेगा 2kx इंटू ए और यहाँ बचेगा माइनस 2kx इंटू ए। तो आप इसे लिखो, सिंप्लाइज a इंटू, इधर लेफ्ट साइड आपकी बच रही है 2kx, उधर बच रही है माइनस 2kx, जो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड आने के बाद प्लस हो जाएगी, और इधर आपका बच रहा है bx और माइनस bx, इसको आप लेफ्ट साइड करोगे तो 2bx आएगी, 2bx, जिसमें आपकी x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, तो ये आपकी हो जाएगी फाइनली, x आप इसमें से रिमूव करोगे तो ये आ जाएगी 2ka, सॉरी 2ka ने 2kx प्लस 2kx, ऑब्वियसली 4kx होगी, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगी 4kx इंटू ए प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ नेक्स्ट लाइन, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो x और x, ऑब्वियसली x तो 0 होगी नहीं आपकी, तो ये आपकी जस्ट मिनट एक लाइन में और लिख ही देता हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगी 4k इंटू ए प्लस 2b is equal to 0. So finally k is equal to 2b upon 4a with negative sign, that is minus b by 2a. तो मैंने क्या कहा, x 0 नहीं होगी, x आप उसमें से हटा दो, जो रह जाएगा वो ये है आपकी, जो 0 होगी, तो k आपकी फाइनली आएगी माइनस b बाई 2a। उन्होंने कहा भी है कि भाई इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल होगी, तो हमने निकाल के दिखाया कि ऑब्वियसली के बी माइनस 2 बाई है, और हमने सपोज किया था कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल टू के, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस बी बाई 2 है। तो फाइनली ये आपकी पोजीशन होगी। तो आप ये देखो, आपके बुक के जो क्वेश्चन है वो चेंज होके आ रहे हैं, बेसिकली ये, ठीक है। नेक्स्ट आई, मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये आपको क्वेश्चन मिला है, ठीक है। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखिए सो दैट, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द कर्व, लिखिए सो दैट द कर्व विल लाई above x axis, कर्व विल लाई above x axis। आपको ही मालूम है कर्व बेसिकली पैराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द कर्व विल लाई above x axis, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या करना है। लेके सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली आपके दो मेथड फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। लेके मेथड 1, मेथड 1 है कि परफेक्ट स्क्वायर से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
-5x प्लस के। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है ना आपको। x का जो कॉफिशिएंट है वो -5, ऑब्वियसली इसे 2 से डिवाइड देना, जो परफेक्ट स्क्वायर का तरीका है। तो 2 से डिवाइड दोगे तो वो -5/2 बनेगा। उसकी स्क्वायरिंग करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। भाई x का जो कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड देके और स्क्वायरिंग की जाती है, वो चीज़ें ऐड करनी है और वही चीज़ें आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। क्लियर? तो मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी 5x प्लस -5/2 होल स्क्वायर, ये आपको ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो -5/2 होल स्क्वायर आपकी आएगी 25/4, ये ऐड करना है और यही चीज़ें आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब और नेक्स्ट लाइन, ये आपकी हो जाएगी x -5/2 होल स्क्वायर प्लस k -25/4। अब कर्व x एक्सिस के ऊपर तभी लाई करेगा जब y मतलब fx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाई पैराबोला x एक्सिस के ऊपर तभी लाई करेगा जब पूरा fx x एक्सिस के ऊपर होगा, रादर से fx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर? भाई मान लीजिए पैराबोला ये ग्राफ है, सपोज पैराबोला की ग्राफ, सॉरी कोऑर्डिनेशन की ग्राफ पैराबोला होती है, तो ये कर्व इस तरह का कर्व होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी पुट करें, fx की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ तक की पोजीशन हमारी एक्वायर्ड होगी। अब रही बात fx पॉजिटिव कब होगा, तो आपको भी मालूम है किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो ये तो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब रही बात ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 होनी होगी। ठीक है, तभी वो fx आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। मान लीजिए ये 0 भी हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? और यदि ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मुझे बताओ कि ये fx ग्रेटर देन 0 तब होगा जब ये एक्सप्रेशन आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो लिखिए दिस इज पॉसिबल, राइट डाउन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन k -25/4 इज ग्रेटर देन 0। यहां पहले आप लिख देना ग्रेटर देन 0 लिख दो और लिखो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन k -25/4 इज ग्रेटर देन 0। लिखो दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन 25/4। मतलब आपकी k की वैल्यू यदि 25/4 से ज़्यादा हुई तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस के एबव होगा। क्लियर बात? ये एक तरीका है जिससे आप जवाब दे सकते हो। अब आओ दूसरा तरीका, मेथड 2। मेथड 2 में बेसिकली आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, रादर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ग्राफ आपकी ऐसे होगी। ठीक है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का है। नेक्स्ट रियल एंड इक्वल की ग्राफ आपकी ऐसी होगी। और नेक्स्ट यदि आपके रूट्स इमेजिनरी हुए तो ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। भाई 2 रूट होंगे तो ऑब्वियसली 2 जगह कट होगी, ये हुई अल्फा, ये हुई बीटा। रियल एंड इक्वल हुई मतलब दोनों रूट्स कॉन्साइड कर रहे हैं आपके, मतलब ये ग्राफ आपकी रादर कॉन्साइड हो रही है तो ऐसा बनेगी। ठीक है, ये रियल एंड इक्वल का ग्राफ। और ये आपका इमेजिनरी का ग्राफ है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है
कि ना वो एक्स एक्सिस को कट करेगी ना एक्स एक्सिस को टच करेगी। क्लियर? अब रही बात, ये ग्राफ जो हमने बना रखा है वो अपवर्ड क्यों बना रखा है? तो यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ अपवर्ड बनेगी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली ग्राफ डाउनवर्ड बनेगी। डाउनवर्ड का मतलब नीचे बनेगी, यही पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो मुझे बताओ कि ये तो हो गई इन तीनों केसेस में a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, क्योंकि a लेस देन 0 पे ग्राफ डाउनवर्ड बनती है। ठीक है? क्लियर? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ऑब्वियसली यहां d ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपकी रियल एंड इक्वल है तो d इक्वल टू 0 होगा, और यहां इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली d लेस देन 0 होगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगी दो जगह पे, रियल एंड इक्वल में टच करेगी, और इमेजिनरी में नाइदर टच नॉर कट। तो ये तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए। क्लियर? अब रही बात, जो तीसरी बात निकल के आती है, डाउनवर्ड कब होगी? तो ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगी। ठीक है? अब रही बात हमारा केस कौन सा है, तो यहां पहले ये देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास ऑब्वियसली 1 है, तो इसका मतलब यहां लिखो वी हैव a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब रही बात, वो एक्स एक्सिस के एबव लाई करना चाहिए ग्राफ पूरी की पूरी, तो यहां तो एक्स एक्सिस के एबव नहीं है, कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे भी है। यहां एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इसका मतलब कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, ये आपकी कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है? तो ये केस यदि आपको चाहिए तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो इस केस में हमारा है, और d आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है? वो क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए, जिससे ग्राफ एक्सिस के ऊपर हो जाए। तो d लेस देन 0 लिख दो। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब हमारे पास b क्या है? -5 है, तो लिखो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1, और c मतलब ऑब्वियसली k लेस देन 0। ये आपकी हो जाएगी 25 -4k ग्रेटर देन 0, सो 25 लेस देन 0, सॉरी फॉर दैट, लेस देन 0, तो हो जाएगी 25 इज लेस देन 4k। सो फाइनली k इज ग्रेटर देन 25/4। तो इसका मतलब k की वैल्यू 25/4 से अबव होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? अब यहां एक दो बातें और निकल के आ सकती हैं कि यदि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहां आपकी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स को या पॉलिनोमियल की वैल्यू या वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है? क्योंकि ग्राफ ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहां आपकी एफ एक्स की वैल्यू ये होगी पॉजिटिव या 0, यहां वाले पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है? क्लियर? तो यदि आपको क्वेश्चन में ये लिख के दिया हुआ है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है पूरे रियल नंबर के लिए, तो ऑब्वियसली ये वाला केस है आपका। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो ऑब्वियसली ये केस है आपका। अब यहां तो वो बात हो नहीं सकती है। ठीक है? यहां एफ एक्स की कुछ वैल्यू कुछ पोर्शन पे नेगेटिव है, जैसे ये वाला पोर्शन पे नेगेटिव है, इन दोनों पॉइंट्स पे 0 है, ऊपर वाले पॉइंट्स पे आपकी पॉजिटिव है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में एफ एक्स पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा। रियल एंड इक्वल वाले केस में एफ एक्स आपकी पॉजिटिव भी होगी, 0 भी होगी, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लो। क्लियर? ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन इस वाले पैटर्न का था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जो ऑब्वियसली मैं इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो थोड़े टफर है। ठीक है? जिसमें थोड़ी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी।
एक कंसेप्ट पहले और आपको समझा देता हूँ, बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि यदि आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा, मतलब रादर ये ग्राफ होगी, दो रूट्स हुए तो ऐसे लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है दो रूट्स के केस में। ठीक है, क्लियर। अब रही बात, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, इसलिए ऐसा लिखा गया। यदि ग्राफ आपका ऐसा है तो एक और बात, यदि आपके रूट्स इक्वल हैं, ax², ये कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अभी हम इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम उस केस में ये जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x माइनस अल्फ़ा, दोनों रूट से इक्वल हैं x माइनस अल्फ़ा, रादर से ऐसा होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपकी अल्फ़ा है, ठीक है, आप इसे कह सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होगी। क्लियर। और इमेजिनरी रूट्स में वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। तो ये दो केसेस में मैंने आपको बताया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। अब आइए एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज कर रहा हूं वो देखो जरा। हाँ, राइट ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx has following properties. The quadratic polynomial fx has following properties. आगे लिखा हुआ है fx, लिखिए fx can be positive or zero. fx can be positive or zero for all real numbers. fx can be positive or zero for all real numbers. और लिखिए नेक्स्ट, f of 1 आपकी 0 है, f of 1 0 है, एंड f of 2 आपकी 2 है। f of 1 0 है और f of 2 आपकी 2 है। लिखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ आपका। अब यहां आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं सबकी आपकी एक समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसने ये कहा आपसे कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या 0 है। तो पहले तो ये देखो क्लियरली, ये आपकी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या 0 है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले लाइन से ये पिक करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारा ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा पॉजिटिव या 0, तो पहले लाइन से हमने पिक कर लिया कि ग्राफ ये होगी। अब रही बात, उसने कहा कि f of 1 0 है, तो f of 1 0 होने का मतलब आपको भी मालूम है कि 1 0 होने का मतलब वो 1 पे एक्स एक्सिस को टच करता होगा। f of 1 तभी 0 होगा जब वो 1 पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। आपको भी मालूम है कि यदि किसी भी चीज़ की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब वो उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है। भाई f of 1 0 होने का मतलब जब आप x 1 रखोगे तो y 0 होगा। आपको मालूम है 1 0 ऑब्वियसली x एक्सिस का पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि fx कैन बी पॉजिटिव और 0 से ये ग्राफ होगी। रही बात f of 1 से ये पता चल गया कि 1 उसका एक रूट है, और यहाँ रूट कौन सा हो रही, भाई एक ही रूट ही है,
और ये ग्राफ है तो ऑब्वियसली इसका मतलब रूट कॉन्साइड हो रही है, तो कॉन्साइड होने पे आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट का लिखना होगा। क्लियर, बात समझ आ गई? इक्वेशन होगी a इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर होगी। तो लिखिए सिंस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिखिए देयरफॉर इट्स ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ तो यही होगी, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, इस फॉर्म की ग्राफ होगी। अब लिखा हुआ है एफ ऑफ 1 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 is the value at which the graph x is equal to 1 is the value at which the graph touches x axis। ठीक है, अब यदि 1 वो वैल्यू है जहां ग्राफ एक्सिस को टच करता है, ठीक है, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वैल्यू होगी। तो यहां तक की कोई बात आपको क्लियर है? अब मैंने आपसे क्या कहा कि उस केस में जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल होती क्या है? a इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इस फॉर्म की होती है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की होती है ना। तो इस केस में रूट आपकी 1 है, इसका मतलब ये a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होगी, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये वाला फॉर्मेट होगी a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब रही बात a की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए उन्होंने एक और कंडीशन आपको दिया कि भाई f ऑफ 2 है, तो लिखो we have f of 2 is equal to 2, this implies 2 is equal to a into 2 minus 1 whole square। कुछ नहीं करना, यहाँ 2 रखना है, यहाँ भी 2 रख देना, तो ये हो गई आपकी a is equal to 2। तो आपसे पूछा गया था कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, तो आपने निकाला कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है therefore fx is equal to a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, a की वैल्यू ऑब्वियसली 2 है तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चंस का नेचर आप यदि पिक करो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेपर स्मूथली कर सकते हो। ये 20-25% एबव द लेवल, मतलब जो बुक में लिखा हुआ है उससे डिफरेंट थोड़ा सा करना है आपको, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल करोगे ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में बेटर करोगे, ठीक है। ये टैकलिंग के लिए आपको वो सारे कंसेप्ट्स जिसकी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आज के लिए यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, आज के लिए यहीं तक। लेकिन हाँ, रफली ये बात समझनी है जो बात मैंने आपको कही है, आज के लिए यहीं तक।